आयरन डोम को दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसके नीचे रिपोर्टर हो तो क्या होगा? कल्पना कीजिए अगर रॉकेट कुछ मीटर की ऊंचाई पर फट रहा हो तो किस तरह हार्ट बीट्स बढ़ी होंगी। इजराइल और हमास की जंग के वीडियो अब तक यूट्यूब और सोशल मीडिया पर आपने देखे होंगे, लेकिन पहली बार टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर प्रदीप दत्ता वो आंखों देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली। सवाल पब्लिक का की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके साथ। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेट आगे जा रहे हैं आसमान में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रॉकेट यहाँ पे बहुत ही डरावना मंजर और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रॉकेट यहाँ पे आगे जा रहे हैं हमास की तरफ से। यहाँ पर ये वही इलाका है जहाँ पे सबसे पहले हमास के जो फाइटर्स है वो अंदर एंटर कर गए थे और उन्हें उसके बाद पुलिस स्टेशन को यहाँ पे देखिए एक बार फिर से लगातार रॉकेट पे रॉकेट आगे जा रहे हैं। टाइम्स नेटवर्क की टीम आपको उस इलाके से रिपोर्ट दिखा रही है जहां पे लगातार वो रॉकेट दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन से आपको वहां से रिपोर्टिंग करते हुए टाइम्स नेटवर्क की टीम आपको नजर आएगी। As you can see, another rocket has been fired from the Gaza Strip. कुछ गोलियां अभी भी यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं, लगातार आपको हम दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चले हुए, ये देखिए यहाँ पे गोलियां आपको पड़ी हुई नजर आएंगी। पहला रॉकेट, दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट। हमास के आतंकियों ने चंद घंटे के भीतर इजराइल के सेरोट को थर्रा दिया। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम वॉर रिपोर्टिंग कर रही थी। ठीक उसी वक्त बैक टू बैक 3 बार रॉकेट अटैक हुए। पहली बार 2 रॉकेट, फिर 10 रॉकेट और अगली बार फिर 5 रॉकेट। वो हवा में फटता हुआ रॉकेट एक बार फिर से अब देखिए किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं आसमान पर, आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट्स किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट आगे जा रहे हैं और इसमें मैं सच्चे से भी कहता हूँ थोड़ा आप नीचे झुके रहिए क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे कुछ हो सकता है। आप आसमान पे सिर्फ नजर बनाए रखिए। देखिए कितने यहाँ पे रॉकेट हमारे देखते देखते 8 से 10 के करीब रॉकेट दागे गए जो कि इधर ऐसा माहौल होता है कि अचानक दहशत का माहौल बन जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है और थोड़ी देर बाद अचानक यहाँ पे रॉकेट की आवाजें सुनाई देती है। वो सेरट का इलाका है जहाँ पे पहले दिन यहाँ पे हमास के आतंकवादी जब घुसकर आए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। सेरोट में कब रॉकेट आकर गिर जाए, कब बम फट जाए, कब गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। जंग के इस मोर्चे पर प्रदीप दत्ता के सामने वही हुआ। यह रिपोर्टिंग करना इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि गाजा पट्टी से सेरोट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं, महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है ये बैटलफील्ड। हमास ने इजराइल पर रॉकेट अटैक किए तो सबसे पहले यहीं पर कब्जा किया था। इसी इलाके में उसके आतंकी पैराग्लाइडिंग कर घुसे थे और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के 30 लोगों को सेरोट में मार डाला था। फायरिंग रेंज में होने की वजह से यहाँ खतरा हर सेकंड रहता है, जान जाने का रिस्क है। सायरन की आवाज आती रहती है। हालांकि इन सब के बावजूद प्रदीप दत्ता बैटल ग्राउंड में डटे हैं। ये गोलियां देखिए आप, कुछ ये पता चलता है कि किस तरीके से उस दिन यहाँ पे जब दोनों के बीच में गोलाबारी हुआ, इजराइल की फोर्सेस आई और किस तरीके से यहाँ गोलियां चलती रही। अभी भी देखिए कुछ गोलियां यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी भी कुछ गोलियां यहाँ पे पड़ी हुई है। ये देखिए कुछ गोलियां अभी भी यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं, लगातार आपको हम दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चले हुए, ये देखिए यहाँ पे गोलियां आपको पड़ी हुई नजर आएंगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना हालात यहाँ पे कितने नाजुक थे, कितने मुश्किल घड़ी थी उस समय। हमास के आतंकी जिन रॉकेट से अटैक कर रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं, ये भी कैमरे पर देख लीजिए। खुलासा हुआ है कि हमास के आतंकी इन रॉकेट्स को लोहे के ट्यूब और पानी के पाइप से बना रहे हैं, जिसका मतलब अगर कोई इसकी चपेट में आया तो काम तमाम। टाइम्स नेटवर्क की टीम उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे हमास के आतंकवादी पहले दिन आते हैं और कैसे वो
पैराग्लाइडर्स के द्वारा यहाँ पे लैंड करते हैं और उसके बाद वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। आप देखिए पुलिस स्टेशन किस तरीके से पुलिस स्टेशन को तहस नहस कर दिया और कई यहाँ पे पुलिसकर्मी मारे गए। उसके बाद वो यहाँ से रिहायशी इलाकों की तरफ जाते हैं। रिहायशी इलाकों में जाके चुन चुन कर उन निहत्थे बच्चों को और औरतों को निशाना बनाते हैं, उनको मारते हैं। और आज आप देखेंगे इस मलबे को उठाने के लिए जेसीबी मशीन लगी है, लेकिन जो इलाका उनके कब्जे में कुछ देर के लिए आ गया था, अब इस इलाके पे एक बार फिर से इजराइल की फोर्सेस का नियंत्रण है। गाजा पट्टी के बिल्कुल नजदीक पहली बार किसी इंडियन टेलीविजन का कैमरा पहुंचा तो हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखा। कार पर गोलियों के निशान बता रहे हैं कि हमास का खूनी मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। और उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे कार पड़ी हुई है लेकिन परिवार नहीं है। यही कहानी यहाँ पे दोहराएगी लगातार। आप देखिए किस तरीके से इस गाड़ी को हर तरफ से चारों ओर से फायरिंग की जा रही थी। आप देखिए पूरी तरह से ये देखिए गोलियां चीरती हुई गाड़ी को अंदर निकल गई हैं। जो वहां बैठा था वो बच नहीं पाया। यही वजह है कि खून के धब्बे आपको दिख रहे हैं। देखिए कांच पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पे भी आपको गोलियों के निशान लगेंगे, नजर आएंगे। जिस तरफ आप घुमाएंगे गोलियों के निशान। देखिए गाड़ी को पहले रोकने के लिए उन्होंने टायर पे फायरिंग की है। जैसे ही गाड़ी रुक जाती है उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग चारों तरफ से करते हैं। और परिवार के सदस्य उन्होंने क्या बिगाड़ा था उनका, जिनको मार गिराया जाता है। यही कहानी यहां भी दोहराई गई। ये गाड़ी भी उस समय इस इलाके से गुजर रही थी। देखिए इस गाड़ी के ऊपर भी उन्होंने किस तरीके से फायरिंग की और लगातार फायरिंग करते रहे और गोलियों के निशान आपको इस गाड़ी पर भी नजर आएंगे। हमास ने बुधवार को जितने रॉकेट दागे उसमें से बहुत को आयरन डोम ने फेल कर दिया, मगर 5 रॉकेट ऐसे थे जो सेरॉट इलाके में गिरे। एक रॉकेट स्कूल पर गिरा, एक रॉकेट ने पार्किंग को निशाना बनाया, 3 रॉकेट घरों को टारगेट कर छोड़े गए थे। इन हमलों से घरों का क्या हाल हुआ वो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में कैद हुई। ये जो बेडरूम में इनके किचन के साथ ही इनका छोटा सा रूम है, इसमें स्टडी से खेलता था और उस बच्चे को भी आके यहाँ पे स्प्लिंटर लग जाता है सिर पे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में है। आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे हालत क्या है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं। अब देखिए मैं आपको मकान के दूसरे साइड जाता हूँ, बिल्डिंग की हालत दिखाता हूँ। ये इनका बेडरूम है। इस बेडरूम की हालत देखिए, पूरी तरह से जल चुका है। कंप्यूटर पूरी तरह से जल चुका है। घर के सारे जो चीजें थे, पर्दे पूरी तरह से जल चुके हैं। उस कमरे को देखिए, कहने को कोई कह सकता है कि यह बेडरूम है। इजराइल ने अपनी एक्स्ट्रा फोर्स को सेरॉट में उतार दिया है। गाजा पट्टी से लगने वाले इलाके को सील कर दिया गया है, जहां 7 अक्टूबर से हमास रॉकेट गिरा रहा है। वहां से इजरायली फोर्स हाहाकार मचा रही है। हालांकि जंग के मैदान की जो तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं, वो अगले कई घंटों तक बदलने वाली नहीं है। सब कुछ चीख चीख कर हमास की बेरहमी को बयां कर रहा है। पूरी तरीके से ये पूरा घर तहस नहस हो चुका। आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग नीचे आके गिर चुकी है। अभी मैं आपको किचन दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए किचन है। उस समय ये घर के अंदर थे जब ये रॉकेट गाजा से फायर किया जाता है। रॉकेट आके यहां गिरता है, इनको पूरी तरह से जख्मी कर देता है और इनके बच्चे को भी लग जाती है। इस समय बच्चा अस्पताल में। परेशानियां बढ़ती जा रही है। एक तरफ बच्चे की जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कोई कह सकता है कि ये किचन है। कुछ दिन पहले ये किचन था जहां पे बैठते थे, हंसते खेलते थे। बच्चों के हंसते खेलने की किलकारियां सुनाई देती थी। इजराइल का संकल्प है हमास के आतंकियों को जब तक मटियामेट नहीं कर देंगे तब तक रॉकेट अटैक का बदला पूरा नहीं होगा। उसका ऑपरेशन रुकने वाला नहीं। हमास के 2200 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड के घर को खाक कर दिया है। हमास के ट्रेनिंग अड्डे को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अमेरिका की मदद मिलने के बाद इजराइल का मैसेज क्लियर है। आज की जो चिंगारी हमास ने लगाई, इजराइल उसे राख बनाएगा। हमास के खात्मे की आखिरी स्ट्राइक इसी बार होगी। इजराइल से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। एक लड़ाई मिडिल ईस्ट में लड़ी जा रही है तो एक माइंड गेम भारत में भी चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने इजराइल को लेकर अब तक की सभी मान्यताओं और कूटनीति को बदल दिया। वो सीधे नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। भारत इस टेरर अटैक के काउंटर अटैक में मॉरली इजराइल के साथ खड़ा है। एक कंट्रोल रूम भी बना है, लेकिन सवाल यह है कि इसके आगे क्या नरेंद्र मोदी एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे? जवाब क्या है, देखिए इस दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
दिया वहां इजराइल को। इजराइल और गाजा में क्रोध प्रतिशोध चल रहा है, लाशें गिर रही हैं, मासूमों को हमास के आतंकी कत्ल कर रहे हैं। इजराइल गाजा को बदले की मिसाइलों से पाट रहा है। और देश के भीतर विपक्षी सूरमा और कट्टरपंथी मौलाना हमास के आतंकी हमलों, मासूम बच्चों, महिलाओं की बर्बर जघन्य हत्याओं पर अपनी सियासी लकीर में उलझे हैं। हैदराबादी भाईजान से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक मजहबी खांचे में अपनी लाइन खींच रहे हैं। सबका रुख, सबकी चिंताएं, सबके बयान अपने अपने पाले के हैं। अपनी सहूलियत के हिसाब से इंसानियत की किताब बांची जा रही है। कहानी बस इतनी है कि आतंकी संगठन हमास ने इजराइल में बर्बर नरसंहार किया और इजराइल ने बदले में पलटवार किया, लेकिन कट्टरपंथी जमातों की उम्मत की दुहाई देते छाती फटने लगी। हम मानते ये हैं कि इजराइल ने आज तक जो कुछ भी किया है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, हम उसको कंडेम करते हैं। उसी तरह से जो फिलिस्तीनियों ने जो निहत्ते इजराइलियों का खून किया है वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। दोनों ने टेररिज्म किया है, दोनों इक्वली कंडेमनेबल है। उसी दिन लड़ाई हुई है और उसी दिन शाम को पीएम साहब का स्टेटमेंट आ गया कि हम इजराइल के साथ में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं हम? हद दर्जे का दो मुहापन देखिए कि जब इस्लामिक आतंकी संगठन हमास ने हमला किया तो कट्टरपंथी इसे इजराइल के अत्याचार का रिएक्शन करार दे रहे थे, और जब इजराइल ने गाजा में कार्रवाई शुरू की तो यही चेहरे इंसानियत की दुहाई देने लगे। AIMIM चीफ और कट्टरपंथी नेता असदुद्दीन ओवैसी का यह ट्वीट देखिए। इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले को लेकर भावुक हुए ओवैसी लिखते हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद। दिक्कत फिलिस्तीन के जिंदाबाद से नहीं हो सकती, पर इंसानियत की दुहाई देते, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई करते भाईजान आगे लिखते हैं, हिंसा मुर्दाबाद, और ब्रैकेट में खास तौर से लिखते हैं, इजराइल की हिंसा मुर्दाबाद। ये है घुटी हुई राजनीति, ये है ओवैसी के अपनी वाली सियासत का हिडन एजेंडा। फिलिस्तीन जिंदाबाद तक तो ठीक है, लेकिन सवाल इस बात पर है कि जिसने बर्बर नरसंहार यहूदी बच्चों और महिलाओं का किया, क्या उसकी हिंसा मुर्दाबाद कहे जाने के काबिल नहीं? तो क्या यही वो मजहबी अंधापन है जिसे ओवैसी अपनी राजनीति में परोसते हैं, हमास की हिंसा को धिक्कारने से बचते हुए? अब इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट पर कांग्रेस की कंफ्यूजन उनके नेताओं के फ्यूजन वाले बयानों से समझिए। पहले ये प्रस्ताव देखिए जो CWC की मीटिंग के बाद पास किया गया, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस ने फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का ऐलान किया, लेकिन इजराइल का जिक्र तक नहीं था। लेकिन इसी कांग्रेस के नेता शशि थरूर तो एक इंटरव्यू में यहां तक कहते हैं कि हमास को आतंकी संगठन नहीं कह सकते। थरूर कहते हैं कि आतंकवादी संगठन का लेवल देते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, हमें दूसरे देशों की लीड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। यूएस हमास को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन मानता है, इसी तरह इजराइल भी, लेकिन भारत ने ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया है और मैं भारतीय पोजीशन के साथ जाना चाहूंगा। टेक्निकली ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन मुद्दा इंसानियत का है और बर्बर आतंक का है। कांग्रेस हमास की हिंसा के मुद्दे पर कंफ्यूज्ड है या फ्यूज्ड है, ये सवाल इसलिए पूछना बनता है क्योंकि थरूर अगले ही पल हमास को भर भर कोसते हैं। वो क्या कहते हैं ये भी सुनिए। I'm not suggesting there was anything humane about what Hamas did. They were completely inhuman, brutal, evil. But at the same time, what the Israelis are doing in revenge is hurting ordinary, innocent women, children who have nothing to do with Hamas. Hamas is an organization, the Islamic Resistance Movement as it's called. It is not by any means the sum total of the Palestinian people. अब सवाल ये है कि अगर हमास का इजराइल पर हमला अमानवीय, बर्बर और शैतानी है तो फिर ये आतंकी संगठन क्यों नहीं है? अगर हमास ने मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरता की तो फिर कांग्रेस की CWC के प्रस्ताव में थरूर का ये मानवीय विलाप कहां चला गया?
अब इजराइल पर हमास के आतंकी हमले पर भारत के रुख पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान भी सुनिए। उन्होंने कहा, काश ऐसा होता कि भारत फिलिस्तीन में शांति की स्थापना के लिए कोशिश करता। तो पलटकर सलमान खुर्शीद से ये सवाल पूछना भी बनता है कि क्या ये सही नहीं होता कि कांग्रेस के प्रस्ताव में इजराइल पर आतंकी हमले की भी निंदा होती। ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों के लिए इजराइल विक्टिम नहीं बल्कि हमला करने वाला हो गया। सवाल है क्यों? शशि थरूर हमास को तो कोसते हैं लेकिन उसे आतंकी संगठन कहने से बचते हैं। उसी हमास की तारीफ करते राजस्थान यूथ कांग्रेस के सचिव मोहम्मद शाउन म्यू ट्वीट करते हुए आतंकियों की शान में कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान क्या सोचता है, क्या कहता है, उसे भी सुनना जरूरी है। तो मुसलमान वो हिंदुस्तान का हो या कहीं का भी हो, आतंकवाद को कोई ना सपोर्ट करता है, ना हम करते हैं, ना कोई मुसलमान करना चाहता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इजराइल के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम मुसलमान सारा भारत के साथ है और वो भी एक हिस्सा है, तो हम लोग साथ में हैं और समर्थन करते हैं और मैं उसका जो अभी जो हुआ है मैं उसका खंडन भी करती हूँ। भारत का मुसलमान, उसका भी एक इतिहास रहा, चाहे टिप्पू सुल्तान से लेके अब्दुल कलाम तक हमेशा सब लोग विरोध में रहे। जैसे टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के पहले विरोध में तुरंत तलवार उठाया था, इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम भी भारत के सशक्त मजबूत करते हैं। भारत जिस देश का समर्थन करेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उस देश का समर्थन। तो दूसरी तरफ सुविधा के हिसाब से सियासी लाइन ली जा रही है। कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन करती है, इजराइल पर चुप्पी साधती है, तो ओवैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं और इजराइल की हिंसा मुर्दाबाद बोलते हैं। तो वहीं कथित सेकुलर पीडीपी के महबूबा फिलिस्तीन हमले की निंदा करती हैं और इजराइल के समर्थकों पर प्रहार करती हैं। आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर हमले और उस पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर एक मौका बीजेपी को मिल जाता है। कांग्रेस के प्रस्ताव पर रिएक्ट करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस के प्रस्ताव में भी वही समानता मिलती है जो समानता पाकिस्तान और तालिबान के बीच मिलती है। कांग्रेस ने हमास की आलोचना नहीं की, इजराइल पर आतंकी हमले की निंदा नहीं की, महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाए जाने पर भी चुप्पी साध रखी। देश के हित को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दांव पर लगाना कांग्रेस के डीएनए में है। बात बहुत सीधी सी है, मानवता और मानवीय पक्ष के हक में खड़े होने की। अगर आतंकी संगठन हमास ने हमला किया तो निंदा की जानी चाहिए, बर्बरता की और कर रहा है तो पूरे जोर से उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमास के आतंकी हमले की जायज वजहें खोजकर निकाली जा रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वोट बैंक सधा रहे। क्या ये ठीक है? सबसे बड़ी बात ये कि अगर आतंक को धिक्कारने और सपोर्ट करने की वजह धर्म और वोट बैंक है, तब तो वो और भी ज्यादा घातक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। जांच एजेंसियों के घेरे में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक और करीबी की आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की रेड को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश करार दिया है। लेकिन क्या वक्फ बोर्ड घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह को केजरीवाल की क्लीन चिट बचा सकेगी? देखिए क्या है दिल्ली का वक्फ बोर्ड घोटाला और कैसे फंस गए हैं अमानतुल्लाह खान। बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नज़र आता है, उनकी ज़ुबान में अहंकार नज़र आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नज़र आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज़्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? वो तो अब छोटी छोटी चीज़ों पे, हर चीज़ पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है? हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता। ईडी की रेड के बाद अब आम आदमी पार्टी एमएलए अमानतुल्लाह खान बुधवार को अपने बॉस अरविंद केजरीवाल से मिले तो केजरीवाल की भड़ास कुछ इसी अंदाज में बाहर निकल के आई। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को
खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेराफेरी नहीं निकली। मंगलवार को ईडी ने अमानतुल्लाह खान के 13 ठिकानों पर रेड डाली थी। 10 घंटे की रेड के बाद ईडी अमानतुल्लाह का मोबाइल सीज कर अपने साथ ले गई है। सर्च किया था, उन्होंने बताया और 2016 की एक जो सीबीआई के अंदर जो FIR है, जिसकी चार्जशीट जमा हो चुकी है, जो ऑलरेडी चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के मुस्लिम चेहरे माने जाने वाले अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियां करने और वक्फ की संपत्तियों से बेजा कमाई के आरोप हैं। 2018 से 2022 के बीच वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सीबीआई के FIR के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच शुरू की है। इसी मामले में दिल्ली पुलिस की ACB की 3 अन्य FIR पर भी ईडी जांच कर रही है। ये तो दक्षिण सत्ता में है और एक सामने वाली पार्टी अपोजिशन में है, उसने बिल्कुल पूरी तरह से हमें बर्बाद करने का, खत्म करने का आम आदमी पार्टी को ठाना है, तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। जेल जाने से क्या हो गया? अगर भाई हम भी फेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें इनकी एजेंसियां काम कर रही हैं, हम भी देखेंगे, जो एजेंसियां देखेंगे उसका हम भी। ये बात सही है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अमानतुल्लाह खान अरविंद केजरीवाल के करीबियों में चौथे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर जांच का शिकंजा कस रहा है। लेकिन अमानतुल्लाह खान का वक्फ बोर्ड वाला ये मामला ऐसा है जिसे राजनीतिक बताने की गुंजाइश सबसे कम नजर आती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जिन संपत्तियों से बेजा कमाई को लेकर अमानतुल्लाह कटघरे में हैं, उनमें से एक है दिल्ली के फतेहपुर मस्जिद इलाके का ये स्कूल, जहां प्राइमरी स्कूल का वजूद खत्म कर दिया गया, केवल सेकेंडरी स्कूल बचा है। सितंबर 2022 में जब दिल्ली पुलिस की ACB ने अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था, उस समय टाइम्स नाउ नव भारत की टीम फतेहपुर मस्जिद के इस स्कूल में पहुंची थी। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे में उस समय ये बात सामने आई थी कि स्कूल तुड़वाकर वहां दुकानें खोली गई थी। ये दुकानें भी बनी है, नहीं बनी, अच्छा, प्राइमरी स्कूल को तोड़कर बड़ी दुकानें बनाई। प्राइमरी स्कूल कुछ दिनों से बंद था, फिर जो है वक्फ बोर्ड में इसमें सील लगा दी, कब्जा ली गई इनसे। फिर बोर्ड लगा दिया, नाम स्कूल खोलेंगे, दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा दिया। और ये उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने का लगाया था, दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल बोर्ड लगा दिया। 2 साल से वो बोर्ड लगा दिया। कब की बात है? 2 साल के अंदर ये सारी बातें, दुकान अभी बनी, दुकानें अभी बनी और ये वक्फ बोर्ड की ही दुकानें हैं अभी। नहीं तो ऐसा जो इन्वेस्टिगेशन में आया कि 3 वो क्या नाम है 35 लाख रुपया तक किराया है उनका। नहीं, 35 लाख रुपये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मालिक ही बन गया ये लोग। 35 लाख रुपये और 15,000 रुपये। और प्राइमरी स्कूल था पहले, उनको तोड़कर फिर दुकान भाई वहाँ सका भाई यहाँ पर ये जगह अगर किसी पब्लिक बिजनेस इसमें आ जाती, पब्लिक की जगह थी, पब्लिक के काम आती, तो कितना अच्छा हो। तो डिस्पेंसरी बन जाती, कोई हॉस्पिटल बन जाता, कोई प्राइवेट स्कूल ही खोल देते। आपका ये कहना है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कानूनी है भी देखा जाए नहीं तो। और ये जो दुकानें इनको दी गई हैं, ये क्या इनके करीबी हैं या फिर ये सब जो है किस तरीके से दी गई है? करीबी समझो, करीबी से दी गई है। अभी समझ लीजिए मेरा आपको ताल्लुक आता है, मेरे को मिल गई। अच्छा, ऐसा हुआ? कोई इन्होंने मांगी जो इनको नहीं मिली नहीं, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड का तो हमेशा सर्कुलर निकलता है कि इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें तो एक पार्टी का एक आदमी आगे था, वो पैसे ले रहा था और उसने अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों को, अपनी 3 भाइयों को दी, 3-4 भाइयों को, अपने मामा को दी। इस तरह एक ही आदमी था और जिनका ताल्लुका अंदर अमानतुल्लाह से निकल गया, तो उन्होंने डायरेक्ट 1-2 आदमी ने डायरेक्ट दी, अमानतुल्लाह खान ने डायरेक्ट दी। तो वहाँ पर ताल्लुका निकल जाते हैं, तो आदमी सोचता है कि मेरा तो फायदा होगा। वो जो व्यक्ति बता रहे हैं वो भी अमानतुल्लाह खान से लिंक होगा। इस प्राइमरी स्कूल को तुड़वाकर 11 दुकानें बनाने की शिकायत औकाफ फाउंडेशन के प्रमुख हाफिज इरशाद कुरैशी ने की थी। ऐसी शिकायतों के आधार पर ही वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले पर ACB की पिछले साल की जांच में अमानतुल्लाह खान की करीबी कौसर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन के ठिकानों से 2 लाख डायरी मिली थी। इन डायरियों में हवाला पेमेंट्स का ब्यौरा दर्ज था। इनमें से कुछ ट्रांजैक्शन देश के बाहर से हुए थे। ACB ने अपनी इसी जांच को ED के साथ साझा किया है।
वैसे जब अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार में घिरे हैं, तब से ये बात बड़े पति की है कि अरविंद केजरीवाल कभी इस बात की तारीफ किया करते थे कि अमानतुल्लाह ने वक्फ बोर्ड की कमाई बढ़ा दी है। जैसे हमारी सरकार बनी, अमानतुल्लाह साहब को हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया और इन्होंने जो काम करके दिखाया, एकदम से वक्फ बोर्ड की इनकम दुगनी तिगुनी इन्होंने करके दिखा दी महीने 2 महीने के अंदर। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा कि कोई भी जरूरत पड़े आपको, तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। कल तक जो अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह खान को सर्टिफिकेट बांट रहे थे, उन्हें अब अमानतुल्लाह समेत हर एक नेता के खिलाफ हो रही जांच खुद के खिलाफ साजिश लगती है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उन्हें। वैसे केजरीवाल की इन दलीलों से उलट ईडी ने साफ कहा है कि हमारी जांच में खुलासा हुआ है कि अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचार से बड़ी नकदी मिली, जिसे दिल्ली में उनके करीबियों के नाम संपत्तियों को खरीद में इस्तेमाल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।